Good morning, all of you. गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट और कमिश्नरेट कॉलेज एजुकेशन के द्वारा शुरू की गई इन केमिस्ट्री क्लासेस के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे रिसोर्स पर्सन हैं डॉक्टर सीपी पोकरना। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट कॉलेज किशनगढ़ के अंदर। आप एनएमआर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के ऊपर आज अपना व्याख्यान देंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूं डॉक्टर सीपी पोकरना सर से, सर आप प्लीज अपना लेक्चर शुरू करें। नवाचार प्रकोष्ठ कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय राजस्थान जयपुर द्वारा ग्रीष्मावकाश में चलाए जा रहे ज्ञानदूत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इसमें गत 9 जून से आप ऑनलाइन लाइव कक्षाओं के माध्यम से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम बीएससी पार्ट 3 के सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू कर रहे हैं, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, नाभिक चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी। आप बीएससी पार्ट 2 में आईआर और यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ चुके हैं। उसी क्रम में एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी अत्यंत महत्वपूर्ण तकनीक है। मोटे तौर पर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से किसी अणु या यौगिक में परमाणु के अंदर पाए जाने वाले नाभिक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस तकनीक का सिद्धांत आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की तुलना में काफी जटिल है, पर इसके स्पेक्ट्रा का एनालिसिस आसानी से किया जा सकता है, बशर्ते इसके बारे में आपको पर्याप्त जानकारी हो। इसके सिलेबस की बात पहले करते हैं हम। आपको ये भी पता लगेगा कि कौन कौन से नाभिक एनएमआर एक्टिव हैं। उनमें से हम प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे, क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है वो सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है और उसका जो नाभिक है उसको हम प्रोटॉन कहते हैं, तो इसलिए इसका नाम प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी या प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा गया है। इसमें हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर शील्डिंग एंड डीशील्डिंग, नाभिकीय परिरक्षण और विपरिरक्षण, केमिकल शिफ्ट एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, रासायनिक विस्थापन और आणविक संरचना, स्पिन स्प्लिटिंग एंड कपलिंग कांस्टेंट, चक्रण विपाटन और युग्मन स्थिरांक, एरियाज ऑफ सिग्नल का जो क्षेत्र है वो, और उसके बाद कुछ सरल कार्बनिक यौगिकों के पीएमआर स्पेक्ट्रा हम उनका इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे। उसमें है इथाइल ब्रोमाइड, इथेनॉल, एसिटाल्डिहाइड, 1,1,2 ट्राइब्रोमोइथेन, इथाइल एसीटेट, टोलुइन, एसिटोफिनोन। ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका पीएमआर स्पेक्ट्रा पढ़ना है। और उसके बाद क्योंकि यूवी आईआर आप पहले पढ़ चुके हैं और पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे, उन सब की सम्मिलित रूप से जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोपी एक टेक्निक है जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम पर आधारित है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की विकिरणों के अवशोषण पर आधारित तकनीक है, जिससे हम अणुओं और यौगिकों की आणविक संरचना का अध्ययन करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ऑल अबाउट लाइट। ये प्रकाश से संबंधित है। तो पहले हम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है इसको पहले भी पढ़ चुके हैं आप, और जान लीजिए। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम जो होता है उसमें ये इस तरीके का ऑर्डर है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी की जो विकिरणें हैं उनका तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ ज्यादा है यूवी आईआर माइक्रोवेव की तुलना में, एक्सरेज की तुलना में। और जो रेडियो फ्रीक्वेंसी जो एनएमआर से संबंधित है उसकी तरंगदैर्घ्य 1 मीटर से 5 मीटर के बीच होती है। ऊर्जा की दृष्टि से देखें या आवृत्ति की दृष्टि से देखें तो रेडियो फ्रीक्वेंसी तरंगे जो होती है उनकी ऊर्जा बहुत कम होती है, आवृत्ति भी कम होती है। जब किसी अणु को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से सामना करना होता है तो एनर्जी ट्रांजिशंस होते हैं। आप जानते हैं एक्सरे से बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, अल्ट्रावायलेट विजिबल
रेज से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं, इंफ्रारेड से वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस होते हैं, और रेडियो फ्रीक्वेंसी से न्यूक्लियर स्पिन या नाभिक की और इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जब होते हैं n टू पाई स्टार, पाई टू पाई स्टार, इस तरीके के ट्रांजिशन से यूवी रेंज से या यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमें किसी भी यौगिक में अनसेचुरेशन है यानी असंतृप्तता है नहीं, इसका पता लगता है। यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर उसमें है तो उसका पता लग जाता है। और IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल चेंज होता है, जिससे हम क्रियात्मक समूह का पता लगाते हैं। इसी तरीके से रेडियो फ्रीक्वेंसीज की जो विकिरणें होगी उनसे नाभिकीय स्पिन का अध्ययन करके हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे। व्हाट इज NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी? NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी वो तकनीक है जिसमें रेडियो आवृत्ति की विकिरणों के द्वारा किसी भी अणु के या यौगिक के परमाणु में स्थित नाभिक के संक्रमण का अध्ययन किया जाता है। और ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसी की तरंगे हैं, ये 4 से 900 मेगाहर्ट्ज की होती हैं, और तरंगदैर्घ्य इनकी जैसा भी बताया था 1 मीटर से 5 मीटर के बीच होती है। तो नाभिक के संक्रमण का अध्ययन करके हम संरचना का पता करते हैं, यही NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की बहुत इंपॉर्टेंस है आज भी, इसकी खोज से लेकर आज तक। इसकी संरचना का उपयोग, संरचना ज्ञात करके इसका उपयोग नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री में, सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया जाता है। साथ ही ड्रग डिजाइन में भी इसका उपयोग करते हैं। और मेडिकल साइंसेज में आपने देखा होगा MRI होती है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, उससे सॉफ्ट टिश्यूज और नर्वस सिस्टम के बारे में अगर कोई गड़बड़ है तो उसका पता लगाया जाता है। इसलिए ये NMR टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। अब आप क्या सीखेंगे इससे? जब आपने देखा होगा एक्सरेज देख के कोई डॉक्टर हड्डी में कहाँ फ्रैक्चर है ये बता देता है, उसी प्रकार से ECG देख करके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं इसका पता लगता है। उसी प्रकार से जब आप NMR स्पेक्ट्रम पढ़ लेंगे या उसके बारे में आपको उसको पढ़ना आ जाएगा, तो आप ये इस प्रकार का स्पेक्ट्रम देख के ये संरचना देख पाएंगे। ये जो संरचना आप देख रहे हैं CH3CHO, ये इस NMR स्पेक्ट्रम को के कारण इंगित होती है। तो इस प्रकार से आप जब NMR का ज्ञान हो जाएगा तो आप NMR स्पेक्ट्रम देख करके किसी यौगिक की संरचना का पता लगा लेंगे। नाभिक चुंबकीय अनुनाद से कई नाभिकों की उपस्थिति का पता चलता है। 1H, 13 कार्बन, 19 फ्लोरीन, 31 फास्फोरस, ये इन नाभिकों की उपस्थिति का पता चलता है। खोज की बात करते हैं। इसकी खोज 1946 में हुई और 2 अलग अलग समूहों में वैज्ञानिकों के समूह काम कर रहे थे। एक समूह स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी USA में काम कर रहा था, फेलिक्स ब्लॉच का था। उन्होंने लिक्विड वाटर में न्यूक्लियर रेजोनेंस को दर्शाया। इसी तरीके से एडवर्ड परसेल का जो ग्रुप था वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी USA में काम कर रहा था और उन्होंने पैराफिन वैक्स के न्यूक्लियर रेजोनेंस एब्जॉर्प्शन को दर्शाया। इन दोनों समूहों का काम फिजिक्स रिव्यू नाम के जर्नल में 1946 में छपा और इस बहुत उत्कृष्ट काम के लिए, नोबेल वर्क के लिए उनको अवार्ड मिला 1952 का, फिजिक्स का नोबेल प्राइज। उस समय जो NMR स्पेक्ट्रोमीटर थे वो इस तरीके के थे, बहुत कम क्षमता वाले थे। 40 मेगाहर्ट्ज के इंस्ट्रूमेंट्स उस वक्त आते थे। आज 900 मेगाहर्ट्ज के इंस्ट्रूमेंट्स भी आ गए हैं। ये ठीक वैसी ही बात है जैसे 40 वाट का बल्ब हो और 1000 वाट का बल्ब भी आ जाए। तो इस तरीके की बात जो है वो इसमें है, क्योंकि क्षमता बढ़ गई है तो एनालिसिस और आसान हो गया। उस वक्त जो जैसे इथेनॉल का स्पेक्ट्रा आप देखें तो इस प्रकार का प्राप्त होता था, बहुत अच्छी जानकारी नहीं मिल पाती थी। लेकिन आज जब मॉडर्न इथेनॉल स्पेक्ट्रा आप देखते हैं तो इसमें ये स्पेक्ट्रम में जो सिग्नल्स आ रहे हैं ये बिल्कुल स्प्लिट होकर के बहुत स्पष्ट दिखते हैं, जिससे स्ट्रक्चर की एल्यूसिडेशन बहुत आसान हो जाता है। नाउ टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें अगर प्रोटॉन की बात करते हैं तो इसको प्रोटॉन चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं।
C13 की बात करते हैं तो उसको कार्बन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। 19 फ्लोरीन की बात करते हैं तो इसको फ्लोरीन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। और 31 फास्फोरस की बात करते हैं तो इसको फास्फोरस मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि व्हाई दीज न्यूक्लियाई आर एनएमआर एक्टिव, ये नाभिक ही एनएमआर एक्टिव क्यों हैं, ये प्रश्न है और ये आपके परीक्षा की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, वे तत्व जिनके परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या या परमाणु क्रमांक विषम हो, नाभिकीय चक्रण दर्शाते हैं। यानी नाभिक में जो न्यूक्लियस है उसकी जो स्पिन होती है वो तब होगी जब मास नंबर या एटॉमिक नंबर में से कोई भी एक चीज विषम हो, ऑड नंबर हो। जैसे अगर मास नंबर विषम हो और एटॉमिक नंबर सम या विषम हो, इवन या ऑड हो सकता है, तो नाभिकीय चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर आई, ये आई क्या है, ये एक फिजिकल कांस्टेंट है जो हर न्यूक्लियस के अलग अलग होता है। ये हाफ होगा, 1/2, 3/2, 5/2, 7/2 एक्सेट्रा, इस तरीके से हो सकता है। लेकिन दोनों ही जब इवन नंबर हो, सम संख्या हो, मास नंबर भी एटॉमिक नंबर भी, तो आई का मान 0 होगा। इसी तरीके से अगर मास नंबर इवन हो और एटॉमिक नंबर विषम हो तो आई का मान 1, 2 या 3 हो सकता है। तो जिनका मान 0 है वो नाभिक, ऐसे नाभिक जिनके लिए मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों सम हैं, वो एनएमआर इनएक्टिव होते हैं, एनएमआर सक्रिय नहीं होते हैं, उनकी एनएमआर में कोई महत्व नहीं है। यहाँ देखिए, ये कुछ उदाहरण है, 1H, 3H, 15 नाइट्रोजन, 19 फ्लोरीन, 31 फास्फोरस। ये इनके लिए चक्रण क्वांटम संख्या का मान हाफ है, प्रोटॉन संख्या इनके लिए विषम है और न्यूट्रॉन संख्या इनके लिए सम है। ये आपको करना आता है, इसको गणना करना कि ये सम है या विषम है। 13 कार्बन जो होता है उसके लिए चक्रण क्वांटम संख्या आई का मान हाफ होता है, प्रोटॉन संख्या सम होती है और न्यूट्रॉन संख्या विषम होती है। इसी तरीके से 11 बोरोन, 23 सोडियम, 35 Cl, 79 Br, 81 Br, इसके लिए प्रोटॉन संख्या विषम और न्यूट्रॉन संख्या सम होती है और चक्रण क्वांटम संख्या का मान 3/2 होता है। 5/2 आई का मान होता है 17 ऑक्सीजन के लिए, वहां प्रोटॉन संख्या सम है, न्यूट्रॉन संख्या विषम है। अब ये नाभिक आप ध्यान से देखिएगा, 4 हीलियम, 12 कार्बन, 16 ऑक्सीजन, 32 सल्फर, इनके लिए प्रोटॉन संख्या और न्यूट्रॉन संख्या दोनों ही सम है और आई का मान 0 है। इसका मतलब ये नाभिक एनएमआर इनएक्टिव है, एनएमआर में इनका कोई महत्व नहीं है। 2H और 14N के लिए आई का मान 1, 2, 3 होता है, क्योंकि दोनों ही विषम होते हैं। जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है तो नाभिक के 2I+1 अभिविन्यास यानी स्पिन स्टेट्स हो सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, जैसा भी आपने चार्ट में देखा, 1H के लिए आई हाफ है तो स्पिन स्टेट्स 2I+1 फॉर्मूले से कितनी आएगी, 2 आएगी। 2H के लिए 3 आएगी। ध्यान दीजिएगा, 12 कार्बन के लिए आई का मान 0 है तो नंबर ऑफ स्पिन स्टेट्स विल बी 1 ओनली। 13 कार्बन के लिए हाफ है आई का मान, तो स्पिन स्टेट्स 2 हैं। 14 नाइट्रोजन के लिए आई का मान 1 है तो 3 है। इस प्रकार से हम कैलकुलेट करते हैं। और 16 ऑक्सीजन के लिए फिर देखिए आप, 0 है आई का मान और स्पिन स्टेट्स 1 है, इसका मतलब ट्रांजिशन की कोई संभावना नहीं है। जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है तो आप देखिए कि ये जो कार्बन और ऑक्सीजन है इनमें कोई स्पिन नहीं होती है, क्योंकि इनके लिए आई का मान 0 है। और आप ये भी जानते हैं कि 12 कार्बन और 16 ऑक्सीजन मोस्ट अबंडेंट है, सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले समस्थानिक हैं। लेकिन ये एनएमआर इनएक्टिव है और यही बहुत इंपॉर्टेंट है एनएमआर के लिए, क्योंकि अगर ये एक्टिव होते तो हम एनएमआर स्पेक्ट्रा आसानी से एनालाइज नहीं कर पाते, उसको समझ नहीं पाते। अब ये स्पिन ओरिएंटेशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड, आप एनर्जी लेवल्स देखें तो आई 0 है तो एक ही स्पिन स्टेट है, आई हाफ है तो 2 हैं, 1 है तो 3 है, 3/2 है तो 4 हैं। लेकिन ये जो जिनके लिए आई का मान 1 से ज्यादा है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। अब वापस अपन हाइड्रोजन की बात करते हैं तो आई हाफ होता है, इसलिए इसके लिए 2 स्पिन स्टेट्स पॉसिबल हैं। एक कब होगी ये स्पिन स्टेट, जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे, तब स्पिन हाफ यानी अलाइन विद द फील्ड। ये देखिए इसकी दिशा उधर ही है जिधर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, और इसमें ये स्पिन इसकी रिवर्स है, माइनस हाफ है। ये माइनस हाफ स्पिन को दर्शा रहा है, तो 2 अवस्थाएं हो गई, 2 ओरिएंटेशन पॉसिबल है, प्लस हाफ और माइनस हाफ। ये फिर देखिए आप, जब न्यूक्लियर स्पिन जो होती है वो 0 फील्ड में, जब कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाया गया है तो रैंडम ओरिएंटेशन होता है, नाभिक सभी संभव दिशाओं में ओरिएंटेड रहते हैं
ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं। लेकिन जब आप चुंबकीय क्षेत्र लगा रहे हैं, नीचे से ऊपर की ओर आपको दिख रहा है B0 चुंबकीय क्षेत्र लगाया है आपने, तो 2 ओरिएंटेशंस आर पॉसिबल। ये आप देख रहे हैं चेंज हो रहा है इस तरीके से। तो या तो लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में उसका ओरिएंटेशन होगा या उसकी विपरीत दिशा में होगा। ये इस चित्र से आप देख सकते हैं, इस प्रकार से ये दोनों ओरिएंटेशंस पॉसिबल है। अब चुंबकीय क्षेत्र में चक्रण अभिविन्यास देखें आप। मैग्नेटिक फील्ड जब लगाया जाता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी की तरंगें आ रही हैं, तो इस प्रकार से स्पिन बदल रही है। और ये मैग्नेटिक फील्ड जब इस तरीके से लगाया गया और स्पिन बदल रही है, तो इस प्रकार से अवशोषण होकर एक सिग्नल प्राप्त होता है। ये देख रहे हैं आप, नीचे सिग्नल दिख रहा है। रेडियो फ्रीक्वेंसी की तरंगों का अवशोषण करके नाभिक की स्पिन प्लस हाफ से माइनस हाफ हो जाती है, और माइनस हाफ से अगर वो वापस उस आवृत्ति की विकिरणों को उत्सर्जित करेगा तो प्लस हाफ हो जाएगी। तो स्पिन एनर्जी स्टेट जो होती है प्लस हाफ, जिसको हम अल्फा भी बोलते हैं, माइनस हाफ इसको हम बीटा भी बोलते हैं। ऊर्जा का अवशोषण एक क्वांटाइज्ड प्रोसेस है, जिसको हम दोनों ऊर्जा स्तरों में, दोनों स्पिन स्टेट्स में जो ऊर्जा का अंतर है वो डेल्टा ई से बताते हैं। और क्वांटाइज है, फोटोन के रूप में ऊर्जा का अवशोषण होता है, तो उसका मान होता है एच न्यू। और ये न्यू जो है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी की तरंगों की आवृत्ति है। इसको लार्मोर समीकरण से हम ज्ञात कर सकते हैं, डेल्टा ई इज इक्वल टू KB0 इज इक्वल टू एच न्यू। ये जो न्यू है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनकमिंग रेडिएशन दैट विल कॉज ए ट्रांजिशन। जो संक्रमण के लिए उत्तरदायी आवृत्ति की तरंग है वो न्यू आवृत्ति है उसकी। गामा एक कांस्टेंट है, गायरोमैग्नेटिक रेशो या मैग्नेटो गायरिक रेशो इसको कहते हैं। और ये कांस्टेंट होता है, हर नाभिक के लिए अलग अलग होता है। हाइड्रोजन के लिए अलग होगा, कार्बन के लिए अलग होगा, नाइट्रोजन के लिए अलग होगा। और हाइड्रोजन के लिए यानी प्रोटॉन के लिए इट इज 26,750 होता है। B0 स्ट्रेंथ ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्य। तो लार्मोर समीकरण से इस आवृत्ति को हम ज्ञात कर सकते हैं। प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, वो है कि जब प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में NMR एक्टिव नाभिक को रखा जाता है तो इट बिगिंस टू प्रेसीज। उसमें अयन गति शुरू हो जाती है। अयन गति मतलब अपने अक्ष पर गति शुरू हो जाती है। कैसे होती है देखिए, इस प्रकार से ये ऑर्बिट, ये जो न्यूक्लियस है, स्पिनिंग न्यूक्लियस है जिसमें चक्रण हो रहा है, ये इस ऑर्बिट में प्रेसिजनल मूवमेंट कर रहा है, अयन गति कर रहा है। और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की दिशा आप देख रहे हैं नीचे से ऊपर की ओर है। तो इस तरीके का प्रेसिजनल मूवमेंट जो होता है, अयन गति जो होती है नाभिक में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है NMR की दृष्टि से। ये देखिए चुंबकीय क्षेत्र में नाभिक को हमने रखा हुआ है और इसकी जो ओमेगा है उस फ्रीक्वेंसी से ये प्रेसिजनल मूवमेंट कर रहा है। अयन गति जो कर रहा है उसकी आवृत्ति कितनी है, ओमेगा है। तो ओमेगा इसकी वो आवृत्ति है जिससे ये अयन गति करता है। और जब हम रेडियो फ्रीक्वेंसी की विकिरणें इस पर डालते हैं 40 से 600 मेगाहर्ट्ज की, तो न्यू आवृत्ति की तरंगें इस पर जब जारी हैं, जब न्यू इज इक्वल टू ओमेगा हो जाएगा, यानी ये जो न्यू है वो ओमेगा के बराबर हो जाए, अयन गति की जो आवृत्ति है उसके बराबर हो जाए, तो NMR फिनोमिना होगा, एब्जॉर्प्शन होगा और सिग्नल आएगा। तब क्या होता है, वो स्पिन इन्वर्ट हो जाती है, प्लस हाफ से माइनस हाफ हो जाएगी। तो ये NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का कंसेप्ट है, ये सिद्धांत है कि न्यू इज इक्वल टू ओमेगा होने पर ही NMR सिग्नल प्राप्त होगा। अब देयर आर 2 वेरिएबल्स जो हम ऑल्टर कर सकते हैं NMR स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करते वक्त। एक तो ये है कि हम मैग्नेटिक फील्ड को स्थिर रख दें, चुंबकीय लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र को हम स्थिर कर दें, और रेडियो फ्रीक्वेंसी की जो तरंगे हैं उनको चेंज करते हुए उनको हम उस नाभिक पर डालते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि रेडियो फ्रीक्वेंसी को स्थिर कर दें और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को चेंज करें, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ाते जाएं। प्रायोगिक रूप से यानी प्रैक्टिकली जो किया जाता है वो ये दूसरा तरीका है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी को हम स्थिर रखते हैं और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ाते जाते हैं। ये एक NMR स्पेक्ट्रोमीटर का स्केच है। इसमें ये पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट हैं या सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट हैं। ये आप देख रहे हैं एक सैंपल ट्यूब है जिसमें अपने कंपाउंड को रखा जाता है, जिसकी संरचना हमें ज्ञात करनी है उसको रखते हैं। साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि इसको एक
अच्छे उपयुक्त विलायक में घोल के रखा जाता है। ये सैंपल ट्यूब है जो बीच में है, चुंबकीय क्षेत्र में है, और इधर से रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से तरंगे आ रही है, ब्लू कलर में आप देख रहे हैं, और ये रेडियो फ्रीक्वेंसी आउटपुट रिसीवर में ये निकलने वाली तरंगे जा रही है, और एनएमआर स्पेक्ट्रम इस तरीके से रिकॉर्ड किया जा रहा है। बहुत अच्छी बात एनएमआर स्पेक्ट्रम के लिए ये है कि हर प्रोटॉन अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड पर प्रेसीज करेगा, उसकी दर अलग अलग होती है। अगर C9H10O ये इस अणु का आणविक सूत्र है, अगर देखें तो इसमें 10 प्रोटॉन है, और अगर सारे प्रोटॉन एक साथ एक जैसी आयन गति करते तो हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, केवल एक एनएमआर सिग्नल मिलता। लेकिन क्योंकि इसमें 3 तरीके के प्रोटॉन्स है, ये 3 CH3 प्रोटॉन्स अलग प्रकार के हैं, इनका वातावरण अलग है, ये 2 प्रोटॉन अलग हैं, और ये 5 एरोमेटिक प्रोटॉन अलग हैं, तो आप देख लीजिए कि इनका जो एब्जॉर्प्शन होता है 60 मेगाहर्ट्ज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ में, उसको बढ़ाते जाते हैं, तो ये वाला बहुत कम अंतर है। हालांकि इसमें देखिए 559.999995 लास्ट डिजिट, और यहाँ पे देखिए ये 3 डिजिट चेंज हो गई हैं, लास्ट की 820 और ये 700, तो इतना ही अंतर है, लेकिन फिर भी ये अंतर है, इसलिए ये अलग अलग सिग्नल आएंगे और हम एनएमआर स्पेक्ट्रा एनालिसिस कर पाएंगे। तो पार्ट्स पर मिलियन रेंज में ये जो अंतर है बहुत कम है, लेकिन ये बहुत सिग्निफिकेंट है। एनएमआर चार्ट जो किया जाता है वो डाउन फील्ड से अप फील्ड की तरफ होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को इस निम्न क्षेत्र से उच्च क्षेत्र की ओर बढ़ाया जाता है, और केमिकल शिफ्ट जिसकी बात हम आगे करेंगे उसको इस दिशा से इस दिशा में, यानी मैग्नेटिक फील्ड की उल्टी दिशा में मेजर करते हैं, यानी स्पेक्ट्रा ड्रॉ करते हैं। तो एनएमआर चार्ट इस प्रकार का है, जिसमें ये इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है B0, ये लो फील्ड है, ये हाई फील्ड है दाईं तरफ। ये एनएमआर स्पेक्ट्रम इस प्रकार का आता है, जिसमें ये 0.0 पर TMS का एक सिग्नल लिया जाता है। TMS एक स्टैंडर्ड या रेफरेंस सिग्नल होता है। ये क्यों लेते हैं, इसका क्या कारण है, वो हम आगे पढ़ेंगे। इसके सापेक्ष ये देखिए आप उच्च क्षेत्र की ओर सिग्नल है, और फिर ये निम्न क्षेत्र की ओर सिग्नल है। जैसे जैसे हम 0 से 10 की ओर बढ़ रहे हैं, हम उच्च क्षेत्र से निम्न क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं, तो इस प्रकार का एनएमआर स्पेक्ट्रा हमें दिखाई देता है। प्रोटॉन चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रम जो होता है उसका, जैसा भी आपने एक स्केच देखा था, अगर मिथेनॉल का देखें आप, तो मिथेनॉल में CH3OH 2 तरीके के प्रोटॉन्स हैं। एक तो प्रोटॉन है जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, इसका सिग्नल यहाँ आता है, ये V परिलक्षित है। यहाँ फिर ध्यान दीजिएगा V परिलक्षित का क्या मतलब है, ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये ध्यान जरूर आपको यहाँ पड़ रहा है कि ये डाउन फील्ड आ रहा है, निम्न क्षेत्र में सिग्नल आ रहा है कंपैरेटिव टू दिस सिग्नल। ये सिग्नल जो है ये CH3 3 जो मिथाइल प्रोटॉन है उनका है, और ये परिलक्षित यानी उच्च क्षेत्र की ओर है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती हुई है इधर, और इधर ये उच्च क्षेत्र में मिथाइल प्रोटॉन्स आ रहे हैं, और इसका सिग्नल जो आ रहा है OH प्रोटॉन का, वो इधर आ रहा है डाउन फील्ड की तरफ। नाभिक चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी में कुछ विलायक जो प्रयुक्त किए जा सकते हैं वो प्रोटॉन रहित होने चाहिए। आपको मैंने अभी बताया था कि जो वो लिया जाता है, सैंपल लिया जाता है, वो सैंपल प्रोटॉन रहित होता है। सैंपल जो लिया जाता है वो विलायक में लिया जाता है, और जो विलायक होता है वो प्रोटॉन रहित होना चाहिए, उसमें प्रोटॉन नहीं होना चाहिए। कौन कौन से विलायक लिए जा सकते हैं, जैसे CdCl3 आप देख रहे हैं, ये ड्यूटेरेटेड क्लोरोफॉर्म है, इसमें प्रोटॉन नहीं है। CHCl3 अगर होता तो प्रोटॉन होता, और उसका सिग्नल भी आ जाता तो दिक्कत होती। एनएमआर स्पेक्ट्रा जब हम यौगिक का निकालते हैं तो उसमें इसका सिग्नल भी आ जाता और कंफ्यूजन पैदा होता। इसी तरीके से हम ड्यूटेटेड एसीटोन का यूज कर सकते हैं, CD3Cu का। वी कैन यूज ड्यूटेटेड डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड DMSO/D6 ऑल्सो। इसी तरीके से ड्यूटेटेड बेंजीन का C6D6 का भी यूज किया जाता है। तो ये सारे विलायक ऐसे विलायक हैं जिनमें प्रोटॉन नहीं है, प्रोटॉन के स्थान पर इनको ड्यूटेरियम ले लिया गया है, इसलिए ड्यूटेटेड सॉल्वेंट है, और इनका प्रोटॉन नहीं होने के कारण सिग्नल नहीं आता है, और ये हमारे एनालिसिस के काम में बाधा नहीं उत्पन्न करते। लेकिन एक विलायक है CF3COH ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड,
ये भी विलायक के रूप में उपयोग में लिया जाता है। इसमें प्रोटॉन है फिर भी इसको विलायक के रूप में उपयोग में लिया जाता है। क्यों लेते हैं ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। इसका कारण ये है कि ये जो प्रोटॉन होता है ये बहुत ज्यादा डाउनफील्ड आता है, लगभग 11.2 पर आता है, और 11.2 पर सामान्य तौर पर जो कार्बनिक यौगिकों के प्रोटॉन्स होते हैं वो नहीं अवशोषण दर्शाते हैं, इसलिए इसका उपयोग कर लिया जाता है। तो याद रखिएगा, ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड में प्रोटॉन होते हुए भी इसका उपयोग विलायक के रूप में किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका सिग्नल बहुत ज्यादा डाउनफील्ड निम्न क्षेत्र की ओर 11.2 पर आता है, जो सामान्य प्रोटॉन्स के अवशोषण से बहुत अलग आता है, इसलिए ये बाधा उत्पन्न नहीं करता। ये कुछ प्रश्न हैं जो अंत में आप देख सकते हैं, इनमें से आप चैट बॉक्स में इनका आंसर लिख सकते हैं। ये कुछ नाभिक हैं, ये एनएमआर सक्रिय हैं या नहीं ये आपको बताना है। ये नाभिक हैं 4 हीलियम 12 कार्बन 13 कार्बन 4 हीलियम 12 कार्बन 13 कार्बन 16 ऑक्सीजन 19 फ्लोरीन 31 फॉस्फोरस 32 सल्फर। अभी आपने देखा था शुरुआती स्लाइड्स में कि कैसे हम पता कर सकते हैं कि कौन सा नाभिक एनएमआर एक्टिव है। Which of these is not used as solvent in NMR spectroscopy? निम्न में से किसका एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में विलायक के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है, ये आपको बताना है। चारों में से कोई एक ऐसा विलायक है जिसको एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में उपयोग में नहीं लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग की विकिरणों के अवशोषण से संबंधित है? बहुत आसान से प्रश्न है, आप कर सकते हैं, चैट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद हम इससे संबंधित बुक्स की बात करते हैं। आगे का हम कल पढ़ेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में आपको बताना चाहता हूं जो इस विषय में रुचि रखते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, उनके लिए बहुत अच्छी बुक्स हैं। ये इंट्रोडक्शन टू स्पेक्ट्रोस्कोपी है, डोनाल्ड एल पाविया एंड लैम्पमैन की बुक है, बहुत अच्छी बुक है ये। जगमोहन की नरोसा पब्लिशिंग की बुक है ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये भी बहुत अच्छी बुक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाय पीएस कल्सी, ये न्यू एज इंटरनेशनल पब्लिशर्स की बुक है, और ये सारी बुक्स बहुत अच्छी हैं। जगदम्बा सिंह जया सिंह की एक बुक है ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रिंसिपल्स प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस। एक ये बुक है विलियम कैम्प की ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिनको इन बुक्स को आप पढ़ सकते हैं अपनी जानकारी को अच्छा करने के लिए, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ने के लिए। गोजिक सर इसके साथ खत्म कर सकते हैं। यस सर, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सबको, आप सबका धन्यवाद आपके सहयोग के लिए और आपने सुना उसके लिए। कल हम इसको आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।